अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाज़रीन, आप देखते हैं कि एशिया और अफ्रीका के गरीब मुल्कों से, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, तकरीबन हर साल हज़ारों तारिकीन वतन अच्छे मुस्तक़बिल, बेहतर रोज़गार और अपने ख़ानदान वालों की खुशहाल ज़िंदगी के लिए अपना वतन छोड़कर यूरोप और दूसरे अमीर मुल्कों की तरफ सफ़र करते हैं। इसके लिए वो अपनी उम्र भर की कमाई एजेंटों को दे देते हैं, जो उन्हें इंसानी स्मगलरों के हवाले कर देते हैं। अपनी आंखों में ख्वाब सजाए ये लोग अपना सफ़र उमूमन बोसीदा कश्तियों और शिकस्ता बहरी जहाज़ों में शुरू करते हैं, जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही समंदर की तुंद और तेज लहरों की नज़र हो जाते हैं। अगर वो किसी मकाम पर पहुंच भी जाएं, तो इमिग्रेशन हुक्काम की जानिब से गैर कानूनी सफ़र की सज़ा का शिकार हो जाते हैं और उम्र भर जेल खानों में पड़े रहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पिछले साल 14 जून को पेश आया, जब 700 पाकिस्तानी, शामी और मिस्री तारिकीन वतन लीबिया से सफ़र का आगाज़ करने वाले एक फ़िशिंग ट्रॉलर एड्रियाना में इटली के लिए रवाना हुए। लेकिन ये बदकिस्मत ट्रॉलर जुनूब मगरबी यूनान के करीब उलट गया। सिर्फ 104 अफराद जिंदा बच गए और 82 लाशें निकाली गई थीं। इस ट्रॉलर पर तकरीबन 350 पाकिस्तानी सवार थे। बहुत से लापता हैं और हो सकता है कि वो हलाक हो गए हों। पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू किया था, जिन्होंने माहीगिरी की कश्ती पर पाकिस्तानियों के लिए सफ़र का इंतज़ाम किया, जिनमें से अक्सर यूरोप में मुलाजमत की तलाश में निकले थे। पुलिस ने इस केस के सिलसिले में कम से कम 17 मुश्तबा स्मगलरों को गिरफ्तार किया था। इस बारे में मुकदमे का सामना करने वाले 9 मुल्ज़िमान पर तारिकीन वतन की स्मगलिंग, जहाज़ को तबाह करने और एक जराइम पेशा तंजीम का हिस्सा बनने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इन सब मुल्ज़िमों ने कोई गलत काम करने से इनकार किया। उनके वकला का कहना था कि वो महज उन तारिकीन वतन की मदद कर रहे थे जो इटली में बेहतर ज़िंदगी की तलाश में जा रहे थे, और यूनानी हुक्काम ने उन्हें कुर्बानी के बकरे के तौर पर इस्तेमाल किया है। जिंदा बच जाने वालों का कहना है कि यूनानी कोस्ट गार्ड की जानिब से कश्ती को बांध कर खींचने की एक तबाहकुन कोशिश की वजह से वो बहरे रोम के गहरे तरीन पानियों में उलट गई। उनका यह भी कहना था कि कोस्ट गार्ड ने कोई इमदादी कार्रवाई शुरू करने से पहले कई घंटों तक कश्ती की निगरानी की। इंसानी हुकूक के ग्रुपों और मुद्दा अलैहान के दिफा के वकला ने यूनान की जानिब से तहकीकात की शफाफियत पर सवालात उठाए हैं और कहा है कि इस हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड्स के किरदार की छानबीन के लिए खातिर खा काम नहीं किया गया। कोस्ट गार्ड्स ने दावा किया कि एड्रियाना पर सवार अफराद ने मदद कबूल नहीं की और कोस्ट गार्ड का डूबने में कोई किरदार नहीं था। इन 9 मुल्ज़िमान ने 11 माह हिरासत में गुजारे थे, ताहम मुकदमे के समाअत शुरू होने के चंद घंटों के अंदर ही प्रिजाइडिंग जज फेतिका कोतारातोस ने मुकदमा खारिज कर दिया। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि आया कोई और अदालत इस केस की समाअत करेगी या नहीं। अब आपको बताते हैं कि उस रोज़ हुआ क्या था। इस बारे में मुख्तलिफ बयानात हैं। यूनान के करीब समंदरी हुदूद में डूबने वाली कश्ती पर सवार 104 अफराद को यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने बचा लिया था। हादसे में बच जाने वाले अफराद ने दावा किया था कि कश्ती के डूबने से ऐन पहले एक और जहाज उसे टो कर रहा था। अलबत्ता एथेंस में ओहदेदारों का इसरार था कि तारिकीन वतन को लीबिया से इटली ले जाने वाली कश्ती किसी भी मकाम पर यूनानी कोस्ट गार्ड के जहाज से टो नहीं की गई थी। यूनानी कोस्ट गार्ड्स को बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया था, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तारिकीन वतन को उनके जहाज के डूबने से पहले बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने किसी भी किस्म की मदद करने से इनकार किया और कश्ती को इटली ले जाने पर इसरार किया। कोस्ट गार्ड्स का इस्तदलाल था कि गुंजाइश से कहीं ज़्यादा भरे हुए ट्रॉलर से सैकड़ों लोगों को निकालने की कोशिश बहुत खतरनाक होती। शिमाल मशरक़ी शाम के जंग ज़दा कस्बे कुबानी से ताल्लुक़ रखने वाले कुर्द बाशिंदे अली शेखी को उम्मीद थी कि ये जहाज़ उसे यूरोप में बेहतर ज़िंदगी की तरफ ले जाएगा।
لیکن یورپ پہنچنے کے بجائے جہاز 14 جون کو آدھی رات کے 2 گھنٹے کے بعد بین الاقوامی پانیوں میں ڈوب گیا۔ شیخی اور دوسرے زندہ بچ جانے والوں کے بیانات کے مطابق اسمگلروں نے کسی کو لائف جیکٹس لانے کی اجازت بھی نہیں دی اور مسافروں کے پاس جو بھی کھانا تھا اسے سمندر میں پھینک دیا۔ اس بدقسمت کشتی کے ڈوبنے تک وہ سمندر میں 5 دن گزار چکے تھے۔ 1.5 دن کے بعد پانی ختم ہو گیا تھا تو کچھ مسافروں نے سمندری پانی ہی پی کر پیاس بجھانے کی کوشش کی۔ شیخی نے کہا کہ جب ٹرالر انجن خراب ہونے کے بعد ڈوبنے لگا تو ایک اور جہاز نے اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ کھینچنے کی کوشش میں ٹرالر ڈوب گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ جہاز کس کا تھا۔ اسی طرح کے دعوے دوسرے زندہ بچ جانے والوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے اکاؤنٹس میں کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ تو یقینی ہے کہ اس فیصلے سے ان لوگوں کے زخم بھرے ہو جائیں گے جن کا خیال تھا کہ مقدمے کا فیصلہ ان کے لیے ایک قسم کا کلوزر فراہم کرے گا۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا کوئی اور عدالت اس کیس کی سماعت کرے گی یا نہیں۔ منگل کو یونان میں جج کے فیصلے پر کچھ لوگوں نے جشن بھی منایا۔ مدعا علیہ کے وکیلوں میں سے ایک اسپائروس پیتانزیز نے رائٹرز کو بتایا کہ 9 بے گناہ لوگ اب آزاد ہیں۔ آخرکار ایک بڑی جدوجہد اور تکلیف کے بعد انہیں انصاف مل گیا۔ یہ بلا شبہ ایک اندوہناک حادثہ تھا، مگر اس کے بعد بھی ترک وطن کے لیے خطرناک سمندری سفر اب بھی کیے جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا واقعی اچھی زندگی کے لیے جان کا خطرہ مول لینا چاہیے یا صبر اور محنت سے بھی بہتر زندگی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ منتظر ہیں۔ خدا حافظ۔